टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मैथ को। इसको हम चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है हम उसको बस देखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो संख्या पद्धति है उसमें प्रश्नावली 1 दिया गया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, जहाँ पी और क्यू एक पूर्ण है तो इसके बारे में देखते हैं। तो हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जीरो को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, जहाँ पी बराबर 0 और क्यू बराबर 1 है, ठीक है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, अतः क्या है हमारा ये 0 क्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमको परिमेय संख्या की परिभाषा भी पता चल गया, जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके, तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम 6 संख्याएं प्राप्त करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, देखिए कोई भी क्वेश्चन रहे, अगर दे रहा है उसमें इतनी परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जितनी दे रहा है उससे 1 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 6 में 1 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा। उसके बाद ये जो है 3/1 और 4/1 लिखकर, जो हमारा जैसे 6 है तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, उसी 7 से ऊपर नीचे उसमें गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा हो गया, 3 में 7/7 का, 4 में 7/7 का, ठीक है। अंश और हर में इसको गुणा कर देते हैं, तो यहाँ से हमको 21/7 और 28/7 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 21/7 और 28/7 के बीच में हम 6 परिमेय संख्या निकालते हैं, तो हमको 21 के बाद अब हम चले जाएं तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं, ठीक है। यहाँ से हम देखते हैं तो हमको देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में क्या हमको करना है, 5 संख्याएं प्राप्त करनी है। तो हम 5 में 1 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। अब इसी 3/5 और 4/5 में ले जाकर हम 6 से अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो देखिए 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 गुणे 6/6 कर देते हैं। अंश और हर में 6 से जब गुणा करते हैं तो हमको 6 × 18 और 6 × 30 और 4 × 24 और 5 × 30 प्राप्त होता है। अब इसके बीच में देखिए तो 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 24/30 और हमारा क्या हो जाएगा, अब बस हो जाएगा। तो देखिए 19, 20, 21, 22, 23 तक हमको देखिए 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे तो देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। तो ये हमारा सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है, जो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4 तक सोवान चलता चला जाए। और हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है जो 0 से होता है, और प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1, 2, 3 होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या हमारा 1, 2, 3, 4 से शुरू हो रहा है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रहा है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन तो अगर यही दे दिया कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 आता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है, ठीक है। दिया गया प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये असत्य है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं और धनात्मक ही होते हैं, ठीक है। लेकिन तो अब पूर्ण संख्या में क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में कोई संख्या ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये भी गलत है क्योंकि परिमेय संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में होती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनको पूर्ण संख्या के रूप में हम प्रदर्शित नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, जैसे क्या हो जाएगा, अगर हम 2/3 लिखें तो 2/3 तो हमारा प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, सॉरी परिमेय संख्या है, परंतु वह पूर्ण संख्या नहीं होता, ठीक है। पूर्ण संख्या हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चला जाता है, ठीक है। हमारा प्रश्नावली 1 खत्म होता है। चलिए हम 2 को सॉल्व करते हैं। दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सही है कि गलत है। तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हम बताए थे, परिमेय संख्या होता है जो पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में ना व्यक्त करें, तो यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में यम के रूप में
का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या है। इसके बारे में हमको देखना है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप का होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या, ये असत्य है क्योंकि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याएं होती है, परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो यह संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझते हैं कि दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु कर्ण यम के रूप में होता है जहाँ यम एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक संख्या 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ संख्या रेखा पर ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है परंतु प्रत्येक संख्या वर्गमूल हो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, जैसे कर्णिम 4 एक वर्गमूल वाला होगा बट सभी हो ऐसा कोई संभव नहीं है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, इसके बारे में देखें। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है, यह सत्य है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं के समूह में परिमेय संख्याएं व अपरिमेय संख्याएं दोनों होती हैं, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। ठीक है, दिया गया है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे समझिए। हम धनात्मक पूर्णांक लिखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, तो कर्णिम एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहीं पे हम कर्णिम 2 लेते हैं तो कर्णिम 2 हमारा क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, कर्णिम ये 3 लेते हैं तो ये अपरिमेय हो जाएगा। कर्णिम 4 लेते हैं तो देखिए ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ऐसे करते करते 9 तक उपरोक्त उदाहरण में हम देखते हैं कि 1, 4 और 9 वर्गमूल कम से 1, 2 और 3 है जो कि एक क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हमको ये समझ में आ गया। चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णिम 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। ठीक है, अभी ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चन केवल सॉल्व कर रहे हैं तो उसको समझिए। अब देखिए हमारा यहाँ से प्रश्नावली 1.3 स्टार्ट होता है, इसको हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। 36/100 को, 1/11 को, 4 से 1/8 को सबको करना है। ठीक है, अब देख लीजिए 36/100 है। अब देखिए हमको क्या करना है? 36/100 को दशमलव के रूप में करना है। तो यहाँ देखिए 36/100 है तो 1, 2 अंक पे 0 है तो हम यहाँ पे दशमलव 2 अंक पे लगा देंगे। और ये कैसा है? शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अशांत क्या होता है इसको देखते हैं। 1/11 इसको हम 0.09 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, ये अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार है। ठीक है, 4 से 1/8 को देखते हैं, 4/32 1 33, 33/8 को। अब 8 से देखिए 8 चौक 32 ले जाएंगे, 1 हासिल बचेगा, फिर उसका 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 1 कम 8 एक बार लगे जाएंगे। तो ये शांत दशमलव प्रसार। देखिए शांत क्या होता है? अगर एक पॉइंट पे जाके रुक जाए, देखिए अगर इसमें देखिए हम भाग दे रहे हैं 4.125 पे जाके रुक जाते हैं तो ये शांत दशमलव होगा। ठीक है, अगर अशांत होगा कि वो रुकेगा नहीं। देखिए यहाँ पे 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसीलिए इसके ऊपर बार लगा दिया गया। ये अशांत है। ठीक है, तथा अनावसानी आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आवर्ती मतलब ये रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, अब देखिए चलते इसको देखते हैं हम। ये देखिए 3/13 को इसको अगर हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 0.23079। ऐसे ये अशांत भी है और अनावसानी भी है। अनावसानी मतलब ये रिपीट नहीं होगा और आवर्ती दशमलव है। ठीक है, 2/11 को 0.18 ये कैसा है? अशांत है, अनावसानी आवर्ती दशमलव है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम, क्योंकि ये जो 1 8 ऐसे ही रिपीट होता है ये चला जाएगा। ठीक है, 3 2 9 इसको हम निरूपित करते हैं तो ये शांत दशमलव प्रसार है क्योंकि इतने के बाद ये जाके रुक जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं हम। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q ≠ 0 है। ठीक है, हमको 0.6 को, 0.47 पे बार को और 0.001 पे बार को इसको हमको निरूपित करना है। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा बन जाते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करने का तरीका बता देते हैं। ओके, यहाँ पे देख लीजिए जैसे दिया है 0.6 को हमको किसमें परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है तो इसको हम कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए। मान लीजिए 0.6 दिया गया है तो इसमें जितने पे बार लगा रहेगा, देखिए ऊपर 6 लिखिए और जितने पे बार लगा रहेगा उसके नीचे 9, तो इसको निरूपित करने का p/q के रूप में कितना हो गया? 6/9। अब मान लीजिए दिया गया है 0.47 तो इसको क्या करेंगे? इस पर बार लगाए तो 47 बटे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका निरूपित हो जाएगा।
मान लीजिए दिया गया है 0.47 पे केवल बार दिया गया है, ठीक है। इसको अगर हमको निरूपित करना है कैसे करेंगे हम पी वाई क्यू के रूप में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 47 लिखेंगे और जिस पे बार नहीं है, ठीक है, उतना घटा देंगे, ठीक है। 4 हो गया तो कितना हो गया 43, ठीक है। अब देखिए इसी 43 के बटे करिए, उसके बाद जितने पे बार है उसके उतनी बार ना हो, तो कितने पे बार है, एक बार है बार और कितनी बार नहीं है 0, 9 0, ये इसका क्या हो गया निरूपण हो गया, ठीक है। इतना हमको समझ में आ गया। चलिए और हम समझा देते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए दिया गया है 0.859, एक पे केवल बार लगा है, 2 पे बार लगा है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको 59 में से पहले हम 8 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 51, ठीक है, इतना समझ में आ गया। 1 मिनट रुक जाइए, तो देखिए कितना बच रहा है 51, तो 51 बटे कितना आ जाएगा। अब हम देखेंगे तो हमारा कितनी बार है, 2 बार है, तो 9 9, कितनी बार कितने पे नहीं लगा, 1 पे, तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका निरूपण हो जाएगा, ठीक है। 1 मिनट, इतने हम टोटल में से घटाएंगे, ठीक है, इतना, तो हमारा 851 बटे 8 बटे 990 हमारा ये टोटल आंसर आ जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जैसे मान लीजिए दिया गया है 2.12, इस पे मान लीजिए बार लगा है तो हम 2 प्लस करेंगे, ठीक है, और उसके बाद 0.12 पे बार का निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस ये कितना हो जाएगा 12 बटे 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि कैसे इसका निरूपण किया जा रहा है। तो ऐसे ही हमको इसको करना है, ठीक है, क्योंकि हमको इसको थोड़ा इजी वे में करना है, तो यही इसका रूल होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे बुक में दिया गया था 0.001 पे बार का निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, इसका हम निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा 999, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा 0.01 का देखेंगे तो 1 एक बार लिखेंगे, उसके बाद जितने पे बार लगा है उतना लिख देंगे, ठीक है, और जितने पे बार नहीं लगा रहता है उसको उसमें से घटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन संख्याएं परिमेय है और कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, इसको हमको बताना है। तो इसको हम देखते हैं, करणी में 23 दिया है, तो ये करणी में 23 हमारा क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। करणी में 225, इसका अगर हम करणी में 225 का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 15, अतः हमारा ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। इसको 0.3796, अभी देखिए इसको हम निरूपित करेंगे तो इसको हम बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 7.478787, तो ये देखिए बढ़ते 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 क्रम में चला जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। 1.10100001, देखिए ये डॉट 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 लगा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया। यहाँ से हमारा प्रश्नावली 1.4 स्टार्ट होता है, इसको देख लीजिए। यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। ये देखिए 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर देखिए, तो ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको जाने दीजिए। प्रश्नावली 1.5 आ गया, इसमें से देख लेते हैं। हमारा दिया गया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। हमने बताया था जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कर सके और क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो वो परिमेय संख्या होगा, बाकी सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। इसको हम देखते हैं। तो देखिए 2 माइनस करणी में 5, 3 प्लस करणी में 23 माइनस करणी में 23 है, इसको हम देखते हैं। तो चलिए देखिए 2 माइनस करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में से एक परिमेय संख्या घटाने पर सदैव हमको क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ से हमको क्या समझ में आया, अगर हम किसी परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटा रहे हैं तो भी हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगा, परिमेय में से परिमेय घटा रहे हैं तो परिमेय प्राप्त होगा, और अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय घटा रहे हैं तो भी हमको अपरिमेय ही प्राप्त होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि 3 प्लस करणी में 23 माइनस करणी में 23, ठीक है। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो करणी में 23 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल 3 को हम एक परिमेय संख्या के रूप में 3/1 व्यक्त कर सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 2 करणी में 7/7 करणी में 7, इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 करणी में 7, और देखिए ये करणी में 7 कैंसिल हो जाएगा, 2/7 बचेगा, अतः हमारा 2 और 7 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 और 7 दोनों पूर्णांक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1/2, इसको देखते हैं। तो कर्णिम 2 एक क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक पूर्णांक में एक अपरिमेय संख्या से भाग देने पर सदैव हमको क्या प्राप्त होता है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, अगर हम अपरिमेय में अपरिमेय से भाग दे रहे हैं तो सदैव हमको अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर देख लेते हैं हम। अब पाई अगर हमारा क्या होता है तो पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या ही होता है, ठीक है। अगर 2 पाई 3 पाई या फिर पाई ही दिया है, हमेशा क्या होगा एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है।
इसको देख लीजिए। चलिए हम देखते हैं निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। 3 प्लस कर्णिम 3, 2 प्लस कर्णिम 2। तो इसको सरल करने पर तो गुणा किया जाता है, ठीक है, गुणा की वैकल्पिक विधि से, सरसंख्या विधि। अब देखिए यहाँ से कुछ फार्मूला है, इसको देख लीजिए। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक्स प्लस बी का अगर हम गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे याद किए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे फिर देख लीजिए अगले उसमें दिया गया है परिमेयीकरण करने के लिए 1/7, इसका 1/7 माइनस कर्णिम 6 का परिमेयीकरण करना क्या होता है। हर का परिमेयीकरण अगर करना है तो जो कर्णिम 7 है उसी से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो कर्णिम 7 तो ये कितना कर्णिम 7/7 हो जाएगा और यही इसका क्या हो गया परिमेयीकरण। अगर मान लीजिए 1/7 माइनस कर्णिम 6 दिया गया है, इसका परिमेयीकरण हमको करना है तो क्या करेंगे, जो यहाँ पे चिन्ह होता है इसको हम बदल देते हैं। अगर माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, तो 1/7 प्लस हो जाएगा, प्लस कर्णिम 6 हो जाएगा। इसको देखिए ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो कर्णिम 7 प्लस कर्णिम 6 बटे कर्णिम 7 माइनस, अभी इसको देख लिए हम पूरा सॉल्व कर लेंगे। अभी हमने बताया था ए स्क्वायर, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, देखिए दोनों सेम है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कर्णिम 7 का स्क्वायर माइनस कर्णिम 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कर्णिम 7 प्लस कर्णिम 6, 7 माइनस 6 कर्णिम 7 प्लस कर्णिम 6 बटे 1, तो ये इतना हमको ये प्राप्त हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको परिमेयीकरण इसका करना है तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, ये आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सब एक जैसे है। कर्णिम 7 माइनस कर्णिम 2 का है तो हम इसको कर्णिम 7 प्लस कर्णिम 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, इसी को क्या कहा जाता है, परिमेयीकरण कहा जाता है, ठीक है। प्रश्नावली 1.6 देखते हैं हम, ज्ञात कीजिए दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं क्या निकालना है। 64 पे 1/2, 32 पे 1/5, 125 पे 1/3। इसको अगर हमको निकालना है कि इसका मान कितना होगा, तो आप लोग को पता है 1/2 का मान क्या होता है, 64 कर्णिम में 64, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 × 8 में हम इसको चेंज कर सकते हैं, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। दिया गया है कर्णिम में 64 का मान निकालने के लिए, ठीक है। तो कर्णिम में 64 का मान निकालने के लिए आप लोग इसको 64 को ऐसे भी कर सकते हैं, 32 बचेगा, 2 से करेंगे 16 बचेगा, 2 से करेंगे फिर कितना बचेगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा, ऐसे करते चले जाइएगा, 2 और 2 का 1। अब देखिए इसमें से हमको कर्णिम 64 का मान 1 बटे, मतलब ये 64 पे लिखा था 1/2, अर्थात एक कर्णिम में कितना हो गया 64, ठीक है। इसको हमको निरूपित करना है तो 2 का पेयर बनाइए, कितना निकल रहा है 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये कितना कर्णिम 64 का मान कितना आ गया 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया उसमें 32 पे 2/5 का मान निकालना है, ठीक है। तो 32 पे 2/5 का मतलब इसको अलग करें तो 32 पे अगर मान लीजिए ये कर्णिम 5 दिया है, ऊपर से इसके 2 दिया है, ठीक है। इसको अगर हम निकालने का तरीका देखें, इसको ऐसे समझिए, 1 मिनट। अब देखिए 32 का फिर इसका गुणनखंड करिए, 16 8 4 2 2, ठीक है। तो हमको कितना प्राप्त हुआ, 1 2 3 4 5, 5 का केवल एक पेयर, 2 का केवल, मतलब 5 अगर देखें तो 2 ऐसा कितने 2 है, 5 बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 पे हो जाएगा और 2 ये पहले से इसका 2 है, 2 का स्क्वायर इसके ऊपर लगेगा, तो इसका वैल्यू इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पे 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ आए, मतलब गुणनखंड विधि से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर 27 का दिया है, अब पूछे कि ये 27 कर्णिम में इसका मान कितना हो जाएगा, या फिर 27 पे 1/3 का मान कितना होगा, तो जितने का मान बटे में दिया गया उतने का ही पेयर हम बनाते हैं। तो देखिए 27 का अगर दिया गया तो हम 27 का ऐसा ही पेयर बनाएंगे, 27 का निकालें, 3 9 3 त्रिका 3 एकम, ठीक है। अब देखिए इसका हम देखेंगे तो 3 पे कितने का पेयर बन रहा है, 1 2 3, केवल एक पेयर बन रहा है, ठीक है। तो इसकी 27 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिए, a पे घात m, ठीक है, इंटू a पे घात n है, तो इसकी घातें क्या होती हैं, जोड़ ली जाती हैं, ठीक है। अगर क्या है, अगर बेस इसका समान है, घातें अलग अलग हैं और दोनों में गुणा हो रहा है तो दोनों जोड़ ली जाएंगी, ठीक है। अगर मान लीजिए a पे घात m है बटे a पे घात n है, दोनों का अगर बेस समान है तो a पे घातें क्या होती हैं, घटा ली जाती हैं, ठीक है। यहाँ से हमको 2 फार्मूले समझ में आ गया। अगर देखिए a पे घात m है, k घात n है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों घातों का गुणा हो जाता है, a पे घात mn हो जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो ये सब फार्मूला आप लोग याद रखे रहेगा। मान लीजिए a पे घात m है तो इसको हम लिख सकते हैं a पे घात 1/-m, ठीक है। इसको हम ले जाकर इधर ले जाएंगे, अगर इधर प्लस में है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब थोड़ा फार्मूले हैं घात के, आप लोग याद रखे रहेगा। हमारा पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, जितना हमारा दिया गया है इतना कंप्लीट होता है। चलिए हम आगे देखते हैं।
यहाँ से हमारा चैप्टर 2 स्टार्ट होता है। चलिए मेन क्वेश्चन इसमें से देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। ठीक है, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। चर जिसका मान चेंज हो, अर्थात एक्स वाई जेड इत्यादि कुछ भी हम रख सकते हैं चर की जगह पे, मतलब ABCD कुछ भी। और अचर क्या होता है, जिसका मान फिक्स हो। ठीक है, जैसे 5 है तो उसका मान 5 ही होगा, 4 है तो उसका मान 4 ही है। अब देखिए 4x² माइनस 3x प्लस 7, इसमें देखें तो x जो है ये क्या है, चर है। बाकी 4 और ये 3 7 ये सब क्या है, अचर है। ठीक है, हमको चर और अचर समझ में आ गया। चलिए हम देख लेते हैं कौन से बहुपद हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है 4x² माइनस 3x प्लस 7, यह एक चर में बहुपद है, क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। अगर चर की घात, देखिए यहाँ x की घात है, क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, अतः क्या होगा ये कि ये बहुपद होगा। ठीक है, अब चलिए ये देख लेते हैं, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर घात एक प्राकृतिक संख्या है। इसमें भी y² प्लस √2। अब देखिए ये √2 से, अचर से कोई मतलब नहीं है, हम इसमें केवल चर को देखते हैं। तो चर की घात इसमें क्या है, हमारी एक प्राकृतिक संख्या आता है, ये भी एक बहुपद होगा। यहाँ पे देखिए दिया गया है 3√t, तो जो हमारा t दिया गया है ये एक अचर है। ठीक है, अचर का क्या है, घात, ये क्या है, ये एक भिन्नात्मक संख्या है, अतः ये क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। समझ में आएगा, बहुपद किसको कहा जाएगा, तो जो चर की घात होगी वह एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, भिन्नात्मक संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आता है हमारा ये जो √t है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक बहुपद, ये पूरा एक बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे तो y प्लस 2/y यह एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक है, बहुपद है बट ये चर में बहुपद नहीं है क्योंकि y जो है बटे के रूप में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, x पे 10 y पे 3 प्लस t पे 50। ठीक है, क्या यह एक चर में बहुपद है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, समझ में आया, एक चर में बहुपद, 2 चर में बहुपद, 3 चर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है, एक चर, तो इसमें से कितने चर हैं, x y t, इसमें से कितने चर हैं, 3 चर हैं। देखिए 1 2 3, x भी है y भी है t है, तो यह एक चर में बहुपद नहीं है, यह 3 चर में बहुपद है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक के x² का गुणांक लिखिए। तो x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे देखते हैं तो -1 है, यहाँ पे 1 मिनट, चलिए हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x² का गुणांक कितना है, -1 है, बता दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे 1 मिनट हम आपको क्वेश्चन से समझा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है π/2x², तो इसका मतलब ये लिखा गया है, 1 मिनट हम बता दे रहे हैं क्या लिखा है, π/2x²। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट इससे समझ लीजिए, यहाँ पे लिखा है π/2x², तो x² का गुणांक कितना है, π/2 है। ठीक है, यहाँ पे √2x - 1, तो यहाँ पे कोई x² का कोई भी गुणांक नहीं है क्योंकि यहाँ पे x² नहीं है, इसलिए इसका गुणांक 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, 35 घात का एक द्विपदी, ठीक है, 2 पद हो तो कोई भी आप अपने मन से कोई भी, द्विपदी का अर्थ होता है 2 पदों वाला व्यंजक, जैसे x + 5 3a - b 3t + 7, मतलब जिसमें केवल 2 पद हो। ठीक है, समझ में आ गया, तो आप इसके हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। 100 का घात का एक पदी मतलब केवल जिसमें एक पद हो, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो वो एक पदी व्यंजक कहलाता है, जैसे 3x 5t y 3xy। समझ में आ गया, तो एक पद वाला और द्विपद वाला, द्विपद जिसमें 2 पद हो, एक पद वाला जिसमें एक पद हो। ठीक है, अब देखते हैं दिया गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के घात लिखिए। 5x³ + 4x² + 7x में, तो इसमें बहुपद का घात कितना है, 3, जो मैक्सिमम घात होता है वही लिखा जाता है। इसमें दूसरे में कितना है, 2 है, तीसरे में कितना है, t पे केवल 1 की घात है, और इसमें 3 पे कोई घात नहीं है, तो अतः ये 3 के चर की कोई घात नहीं है, अतः इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए बहुपद का घात 0, बहुपद का घात, समझ में आ गया। यहाँ से निम्नलिखित को रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद में वर्गीकृत कीजिए, एग्जाम में पूछ लेंगे। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है, ये त्रिघात समीकरण है, ये देखिए इसमें मैक्सिमम घात 2 है तो 2 घात का समीकरण होगा। 1 + x है तो ये रैखिक समीकरण होगा। 3t है, ये भी रैखिक समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। ये 7x² भी क्या हो गया, द्विघात समीकरण हमारा हो गया। ठीक है, निम्नलिखित पर अब देखिए प्रश्नावली 2.2 आ गया। ये निम्नलिखित पर बहुपद पर 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें देखना है कि इसमें का मान कैसे निकाला जाता है, तो आप लोग को चलिए हम बता देते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम px = 5x - 4x² + 3 रखते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 मिनट, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके जगह पे 0 पहले रख के देखते हैं, जो इसमें मतलब ऑप्शन में दिया गया है x = 0, सबके जगह पे 0 रखते हैं। और इसका मान कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, बहुपद का मान कितना है,
3 है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे हम मतलब मान रखते हैं उसी का, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसी x के जगह पर एक बार हमको 0 रख के इसका मान निकालना है, एक बार -1 रख के इसका मान निकालना है, एक बार x की जगह 2 रख के इसका मान निकालना है। तो वो आप लोग मान निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। वही मतलब समझ में आया। P0 मतलब यहाँ y की जगह पे एक बार 0 0 सबके जगह पे रख के देख लेंगे, एक बार कितना 1 रख के देख लेंगे, एक बार 2 रख के, ऐसे ही सब ऑप्शन में हम करते चले जाएंगे। Px यहाँ पे एक बार 0 रख के देखेंगे, एक बार 1 रख के देखेंगे, एक बार 2 रख के देखेंगे कि मान कितना आ रहा है। ठीक है, बस हमको यही निकालना है। तो इसमें आप लोग मान रखते चले जाएंगे, हो जाएगा। ठीक है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, Px बराबर कितना है 3x + 1, x बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है, अब इसमें बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो इसको देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमको दिया गया है x बराबर 1/3, तो उसी x की जगह पे हम क्या रख देंगे 1/3 रख देंगे। अतः अगर उसका Px का मान अगर हमको 0 प्राप्त हो जा रहा है तो वह बहुपद शून्यक है, अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो वह बहुपद शून्यक नहीं है। तो हमको सब जगह पे बस वही 0 रखना है और उसके बाद देखना है शून्यक है कि नहीं है। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा सॉल्व करने वाला नहीं है, आप लोग एक बार ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, Px बराबर 5x माइनस पाई, इसके जगह पे हम 4/5 रखेंगे, x की जगह पे सॉल्व करेंगे। अगर हमारा 0 आ गया तो ये शून्यक है, नहीं आया तो जी नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी बस वही शून्य की ज्ञात करना है, x की जगह पे x-5 रखना है। ठीक है, समझ में आ गया। सबकी जगह पे x-5 रखिए, सॉल्व करिए और देखिए शून्य है कि नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये मान वही रखते हुए चला गया है। बस देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया एक बार आप समझ लीजिए। Px बराबर x-5 है, तो Px बराबर कितना